हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेशंस में। हमने ऑलरेडी 10 चैप्टर्स ख़त्म कर चुके हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि पहले आप वो 10 चैप्टर्स देख लें ताकि आपका जो बेसिक फंडामेंटल आइडिया होगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का वो स्ट्रांग होगा। हमने पिछले 10 चैप्टरों में देखा कि हाउ इम्पॉर्टेंट औरंगज़ेब एंड हिज डेथ वॉज फॉर द ट्रांसिशन ऑफ मेडिवल टू मॉडर्न इंडिया, यानी कि 1707 AD में जब बादशाह औरंगज़ेब की मौत हुई तो किस तरीके से हालात जो थे हिंदुस्तान के, खासकर हिंदुस्तानी पॉलिटी और हिंदुस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चेंज हुआ, किस तरीके से छोटे किंगडम्स जो थे वो एरप्ट होने शुरू हो गए। हमने देखा कि यूरोपियन हिस्ट्री क्या थी, हमने देखा कि हाउ माइटी ब्रिटिशर्स वर, हमने ये भी देखा कि ब्रिटिशों की वो कौन सी पॉलिसी थी जिसके खिलाफ हिंदुस्तानी या फिर हिंदुस्तान में रिजेंटमेंट हो रहा था। हमने ये भी देखा कि हिंदुस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर वाइट मैन बर्डन्स के नाम पर किस तरीके से ब्रिटिशों ने जो है अपना दबदबा इस देश में कायम किया। हमने पिछले 10th चैप्टर में ये भी जाना कि देयर वर पेजेंट अपराइजिंग्स। हमने जो ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसीज़ के बारे में बात किया जो कि ज़मींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम और रैतवारी सिस्टम थे, तो किस तरीके से पेजेंट मूवमेंट्स जो थे उनके खिलाफ हुए। आज हम इस चैप्टर में जानेंगे कि वो कौन से ट्राइबल राइजिंग्स थे जिसकी वजह से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को एक शॉक लगा, या फिर ये कहना बहुत सही होगा कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में ये एक कॉफिन में नेल की तरह थे, यानी कि इट वाज लाइक अ नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट ट्राइबल अपराइजिंग्स थे या फिर वो ट्राइबल राइजिंग्स थे जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत ही योगदान दिया। चाउर रेबलियन, तो सबसे पहले जो था, जो इम्पोर्टेंट या फिर सबसे पहले जो स्पार्क एक ट्राइबल की तरफ से या फिर ट्राइबल रीजन या फिर ट्राइबल्स की तरफ से आया था वो चाउर रेबलियन था। तो आइए देखते हैं कि ये चाउर रेबलियन आखिरकार था क्या। देखिए, इट अकर्ड इन 1798-99। देखिए, हिंदुस्तान की पहली लड़ाई आज़ादी की 1857, जिसे हम रिवॉल्ट या फिर 1857 म्यूटिनी कहते हैं, ये उससे कई पहले हुआ था। आप ध्यान दे सकते हैं कि 1857 और 1790s में बहुत फ़र्क है। तो कहीं ना कहीं ट्राइबल जो थे वो वन ऑफ द वेरी इनिशियल फ्रीडम फाइटर्स भी आप कहें तो सही होगा, क्योंकि सबसे पहले आवाज़ जो थी ये उन्होंने ही उठाई थी ब्रिटिश राज के खिलाफ। तो आइए देखते हैं कि वो उसका रीजन क्या था। तो द चार रेबेलियन अकर्ड इन 1798-99 इन बंकुरा, मिडनापुर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मॉडर्न वेस्ट बंगाल। आज का जो वेस्ट बंगाल का एरिया है वहाँ पर ट्राइब्स रहा करते थे। तो ये अपराइजिंग तो जो था, जो चार अपराइजिंग जिसे हम कहते हैं, ये उन्हीं लोकल ट्राइब्स की तरफ से था। तो इसका रीज़न क्या था? द फेमाइन। देखिए, बंगाल जो था उस वक्त एक ड्राई रीजन था। बंगाल में जो थे वो ड्रॉट्स आते थे, बंगाल में जो है वो कांस्टेंट फेमाइन्स भी आते थे। तो इसके तहत चलते कई पुअर पेजेंट्स जो होते थे या फिर कई जो ट्राइबल्स होते थे उन पर ये बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता था। तो द फेमन वाज वन ऑफ द रीजंस। एनहेंस्ड टैक्सेस, कि भाई जो टैक्स वसूल करते थे ये गरीब पेशेंट के पास से, वो कहीं ना कहीं 50 to 60% तक भी जाता था। हमने पिछले स्लाइड्स में इसके बारे में भी देखा, हमने पढ़ा कि देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज 3 कटाई सिस्टम। ठीक है, आप पिछला लेसन देखिएगा, इसके बारे में हमने वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एनहेंस्ड टैक्सेस, तो टैक्सेस भी बढ़ गए थे। ऑप्रेसिव डिमांड्स एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस ड्यू टू फेमाइन्स। तो ब्रिटिश राज के पॉलिसीज में हमने देखा कि ब्रिटिश राज और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए पैसा वो हिंदुस्तानियों से ही वसूल करते थे। तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता था वो पेजेंट्स और इन ट्राइबल्स पर पड़ता था। तो ये चंद रीजंस थे जिसके खिलाफ जो था वो चार रेबेलियन आया था या फिर चार रेबेलियन को आगे बढ़ाया गया था। द टर्म चार और चाउर वॉज यूज्ड फॉर लोकल ट्राइबल्स इन बंगाल एंड इट वॉज अ डेरोगेटरी वर्ड मीनिंग पिग। तो देखिए, दरअसल इस वर्ड को जो है मॉडर्न हिस्टोरियंस ने इस्तेमाल करना गलत समझा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल में इस वर्ड को पिग की माना, यानी कि एक पिग की तरह, एक डेरोगेटरी वर्ड जिसका माना पिग होता है, तो उस तरीके से जो है वो उन ट्राइब्स को संबोधित करते थे। द लीडर ऑफ दिस रिवोल्ट वॉज दुर्जन सिंह, यानी कि जो लीड करते थे इस रेबेलियन को, उनका नाम था दुर्जन सिंह। A displaced जमींदार who along with his 1500 followers created havoc। अब आप समझ रहे होंगे कि भाई जमींदारों का इन गरीब ट्राइबल से क्या लेना देना।
तो ज़्यादातर ज़मींदार भी जो थे वो ब्रिटिश के पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि कहीं ना कहीं महलवारी, ज़मींदारी या रैयतवारी सिस्टम के नाम पर ब्रिटिश इनडायरेक्टली उन ज़मींदारों को भी लूट रहा था। तो यहाँ पर दुर्जन सिंह जो थे वो एक डिस्प्लेस्ड ज़मींदार थे, तो उन्हें लगा कि दिस वॉज द एप्ट टाइम कि हम ट्राइबल्स को सपोर्ट करें ताकि ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। अराउंड 200 रेबल्स वर एग्जीक्यूटेड इन द प्रोसेस। तो देखिए कितना ब्रूटल बुचर नहीं किया होगा ब्रिटिश वालों ने इन ट्राइबल अपराइजिंग्स पर। सम वांट दिस रिवोल्ट टू बी नेम्ड एज फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ द जंगल महल। तो अभी हमने देखा कि चौर रेबेलियन का नाम मॉडर्न हिस्टोरियंस जो है वो ज़्यादातर प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उसे डेरोगेटरी की तरह देखा जाता है, तो इसे जो है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ जंगल महल कहने के लिए वो रिकमेंड करते थे। तो ये था सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइबल अपराइजिंग। भील रेबेलियन, तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइबल अपराइजिंग था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का, या फिर वो स्पार्क जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को आगे ले जा रही थी, वो भील रेबेलियन था। चलिए देखते हैं कि भील रेबेलियन कब हुआ और इसके रीजंस क्या थे। इट अकर्ड इन 1848। देखिए इसका टर्म जो है वो ज़्यादा लॉन्ग है, क्योंकि ज़्यादातर ट्राइबल लोग जो थे वो चोरी छुपे अटैक्स करते थे ब्रिटिशों पर, और एक प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल उनका हुआ करता था। ऐसा नहीं कि बस एक ही इवेंट को उन्होंने सेलेक्ट किया और आकर सभी वहाँ पर जो है अटैक करते थे, इस तरीके से नहीं होता था। वो ग्रुप्स में बढ़ते थे, तो जब जहाँ कहीं उन्हें मौका मिलता तो वो जाकर एक गोरिल्ला वारफेयर टैक्टिक का इस्तेमाल करके ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स पर या फिर ब्रिटिश पर वो हमला करते थे। तो इसीलिए इतने लंबे लंबे समय पर जो है ये रेबेलियन एक्टिव हुआ करते थे। द भील्स इनहेबिटेड ट्राइबल एरियाज ऑफ खानदेश, यानी कि आज का जो मालवा गुजरात का जो एरिया है वहाँ का। द भील्स ऑफ व्हाट इज नाउ द स्टेट ऑफ गुजरात, जो अभी हमने कहा कि गुजरात के एरिया में जो थे वो भील्स, यानी कि वो भील्स जो एक ट्राइबल ग्रुप हुआ करता था, या फिर भील जिसे हम कहते हैं। आज के ज़माने में इवन पाकिस्तान में भी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी तादाद है ट्राइबल्स की। तो ये वहाँ के एरिया के हैं। तो रीज़न क्या था? एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इनटू देयर एरियाज। हम आगे के और भी रेबेलियंस में देखेंगे कि दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजंस। ब्रिटिशर्स जो थे वो फॉरेस्ट को कई हिस्सों में बांटते थे, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते थे या फिर रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहते थे, जहां पर इन ट्राइबल्स को जाने की इजाज़त नहीं होती थी। तो कहीं ना कहीं ट्राइबल्स को लगता था कि उनके राइट्स पर ये हानि थी, क्योंकि ये तो लार्ज तौर पर हंटरर्स या फिर गैदरर्स की तरह ज़िंदगी जीते थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स की ज़िंदगी जीते थे। लेकिन एक बार जब फॉरेस्ट को जब रिजर्व्ड फॉरेस्ट बनाया जाता तो इनके वहाँ पर के जो लैंड के राइट्स होते वो उठा दिए जाते, वो अबॉलिश किए जाते। तो भील रेबेलियन भी कुछ इसी तरीके से था, क्योंकि ब्रिटिश जो था अपना एरिया एक्सटेंड कर रहा था फॉरेस्ट में। इट वॉज ब्रूटली सप्रेस्ड विद मिलिट्री ऑपरेशंस। जिस तरीके से चौर रेबेलियन को जो है ब्रूटली सप्रेस किया गया, ब्रिटिश राज जो था सक्सेसफुल था इवन इस भील रेबेलियन को भी ब्रूटली सप्रेस करने में। खासी रेबेलियन, तो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रेबेलियन या फिर ट्राइबल अपराइजिंग हिंदुस्तान का था वो था खासी रेबेलियन। इट अकर्ड इन 1833। तो सभी देखिए 1857 के पहले ही है। हालांकि 1857 के बाद भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइबल अपराइजिंग्स हुए, लेकिन ज़्यादातर स्पार्क जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का था वो कहीं ना कहीं इसी 1830s, 1810s या फिर लेट 1790s में हुआ था। द रेबेलियन अकर्ड बिटवीन खासी हिल्स एंड जैंतिया हिल्स। तो इन दोनों हिल्स के बीच में जो था ये ट्राइबल ग्रुप हुआ करता था, तो ये रेबेलियन वहाँ अकर करता है या फिर वहाँ पर एरप्ट हुआ। तो इसके रीजंस क्या थे? अगेंस्ट अ प्लान्ड ब्रिटिश रोड इन दैट एरिया, कि ब्रिटिश वाले जो थे वो रोड बनवाना चाहते थे। आप समझ सकते हैं कि भाई ये तो अच्छी बात है, इसमें बुरा क्या है। लेकिन देखिए दरअसल ट्राइबल अभी जैसा है कि हमने देखा कि फॉरेस्ट को रिजर्व्ड एरिया या फिर प्रोटेक्टेड एरिया के नाम पर जो है ब्रिटिश लोग इनडायरेक्टली उन्हें एक्सप्लॉइट करते थे। यहाँ पर रोड डालने का मतलब ये नहीं था कि वो ट्राइबल्स की मदद करना चाहते थे। यहाँ पर रोड डालने का मतलब ये था कि वो वहाँ पर कमर्शियल लॉगिंग का इस्तेमाल करना चाहते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को जो है वो नेगेटिवली इस्तेमाल करना चाहते थे, ताकि इंडिया का इकोनॉमिक वेल्थ ड्रेन किया जाए। तो इसी के खिलाफ जो थे वहाँ के खासी रेबेलियंस या फिर खासी ट्राइब्स जो थे उन्होंने रेबल किया था। इट वॉज ऑल्सो ब्रूटली सप्रेस्ड विद मिलिट्री ऑपरेशंस। कोया रेबेलियन, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे इन्फ्लुएंशियल ट्राइबल अपराइजिंग अगर कोई पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में था तो वो कोया रेबेलियन था। तो आप पिक्चर देख सकते हैं, ये श्री अल्लूरी सीताराम राजू की पिक्चर है। अकर्ड इन 1840, 1845, 1858, 1818, 1922। अब आप देख सकते हैं कि इतने साल
तो अभी जो हमने कहा कि वो एक गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक का इस्तेमाल करते थे, ऐसा नहीं कि भाई ग्रुप बन जाता और फिर ये वॉर या फिर बैटल अनाउंस करते, ऐसा नहीं होता। ये खुद को ग्रुप्स में डिवाइड करते थे या फिर सेक्ट्स में डिवाइड करते थे। तो जिस लीडर की जिस तरीके की जो भावनाएं होती थी या फिर जिस तरीके का उनका अवेलेबिलिटी या फिजिबिलिटी होती थी, वो उस तरीके से जाकर ब्रिटिशों पर अटैक करते थे। तो देखिए कोया रेबेलियन इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये कंसिस्टेंट रहा फ्रॉम मिड 19th सेंचुरी टू अर्ली 20th सेंचुरी। द रेबेलियन अकर्ड इन रंपा रीजन इन एजेंसी एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश। आज के जो विशाखापट्टनम या उस एजेंसी एरियाज की बात करते हैं तो रंपा रीजन वहाँ का एरिया है, आंध्र प्रदेश, आज के जो आंध्र प्रदेश का है वहाँ का। रीजन्स अगेंस्ट फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। तो फॉरेस्ट की पॉलिसी क्या थी ब्रिटिशों की, हमने पिछले स्लाइड से भी यही डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें भी मैं यही कहूँगा कि ब्रिटिश जो थे वो बहुत ही एक एडवर्स पॉलिसी लेते थे फॉरेस्ट को लेकर, खासकर क्योंकि वो फॉरेस्ट को डिवाइड करते थे रिजर्व्ड में या फिर ट्रांसफर्ड या फिर जो थे वो प्रोटेक्टेड एरियाज में। तो ज़्यादातर जो थे इनके वेस्टेड इंटरेस्ट थे ब्रिटिशों के, क्योंकि वो कमर्शियल लॉगिंग्स करते थे या फिर जितना भी रॉ मटेरियल उस फॉरेस्ट से आता था वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन को पहुंचाते थे। तो इन ट्राइबल्स को ये बात पता थी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स वर एक्सप्लॉइटिंग देयर कंट्री, और कहीं ना कहीं जो था वो इन ट्राइबल्स के राइट्स के खिलाफ भी था, क्योंकि ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, ये ज़्यादातर जंगलों में ही जीते थे, जंगल के प्रोडक्ट्स पर ही इनका जीना होता था। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशों के आने से उनके जो फॉरेस्ट पर के जो राइट्स थे वो अचानक से छीन लिए गए थे। तो इस तरीके के एडवर्स पॉलिसीज़ के खिलाफ जो थे वो आवाज़ उठाई गई थी। तो कोया रेबेलियन भी इसी रीज़न के या फिर इसी फॉरेस्ट एडवर्स ब्रिटिश फॉरेस्ट पॉलिसी के खिलाफ था। दे वर लेड बाई अल्लूरी सीता रामाराजू इन 1922-24। तो इससे पहले भी जैसा मैंने कहा कि लोकल लीडर्स जो हुआ करते थे वो लीड करते थे, लेकिन सबसे सिग्निफिकेंट जो थे वो अल्लूरी सीता रामाराजू थे 1922-24 में, जिन्होंने लीड किया था। It was brutally suppressed with military operations and killing of Raju ended the rebellion। आज भी आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीता रामाराजू को जो है एक कल्ट फॉलोइंग मिलती है, क्योंकि ही इज टेकन एज इंस्पिरेशन बाय मिलियंस। इन्हें जो है वो एक पेड़ से बांधकर ब्रिटिश अफसरों ने इन पर गोलीबारी की थी। तो ही वॉज ब्रूटली असैसिनेटेड, ही वॉज ब्रूटली किल्ड बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनकी मौत के बाद जो है कोया रेबेलियन फिर से जागरूक नहीं हुआ, बट जो इम्पैक्ट कोया रेबेलियन ने दिया इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को लेकर वो बहुत ही सिग्निफिकेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। संताल रेबेलियन, अगर आपने ध्यान दिया हो तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी इस पर सवाल पूछे गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेबेलियन है। तो आइए जानते हैं कि संताल रेबेलियन था क्या। इट अकर्ड इन द प्रेजेंट डे झारखंड। तो आज का जो झारखंड है ये वहाँ के ट्राइबल्स का अपराइजिंग था। इन ईस्टर्न इंडिया अगेंस्ट बोथ द ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी एंड जमींदारी सिस्टम बाय द संताल पीपल। आप पेंटिंग देख सकते हैं, दरअसल संताली पीपल्स की जो है एक पेंटिंग है उस ज़माने की। तो संताल रेबेलियन एक यूनिक था, क्योंकि अब तक जितने जो रेबेलियंस हमने देखे या फिर पहला जो चौर रेबेलियन हमने देखा वहाँ पर एक डिस्प्लेस्ड ज़मींदारी ने ही उनकी मदद की थी ट्राइबल्स की, लेकिन यहाँ पर देखिए संताल रेबेलियंस जो थे या फिर संताल ट्राइब्स जो थे वो ना कि सिर्फ ब्रिटिश के खिलाफ बल्कि ज़मींदारी सिस्टम के खिलाफ भी लड़ रहे थे, क्योंकि ज़मींदारी सिस्टम भी एक बहुत ही ऑप्रेसिव सिस्टम था। ब्रिटिशों की जो थी नेगेटिव फॉरेस्ट पॉलिसी वो एग्जिस्टेंस में तो ऑलरेडी थी ही, लेकिन ऊपर से ज़मींदारी सिस्टम भी जो था वो बहुत ही ऑप्रेसिव था। किसी ना किसी तौर पर वो गरीब पेजेंट्स को या फिर ट्राइब्स को जो है लोन्स देते थे, क्रेडिट्स देते थे और उनसे झूठे एग्रीमेंट्स लिखवाते थे, ताकि ज़िंदगी पर जो है वो गरीब उस लोन को ना चुका सकता था, ना उन टर्म्स एंड कंडीशंस के जो है वो खिलाफ जा सकता था। तो कहीं ना कहीं उन ट्राइबल्स की इनोसेंस का इस्तेमाल करके उनके खिलाफ जो था कई एक्टिविटीज़ चलाए जाते थे। तो इसी ज़मींदारी सिस्टम और ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम या फिर अथॉरिटी के खिलाफ ये संताल रेबेलियन था। It started on June 30, 1855 and on November 10, 1855 martial law was proclaimed which lasted until January 3, 1856। तो देखिए आज जब हम मार्शल लॉ की बात करते हैं तो ब्रिटिश इंडिया में ट्राइबल अपराइजिंग्स को जो है वो दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए वे बैक इन 1855 ही मार्शल लॉ का इस्तेमाल किया गया था। हमने जितने भी स्लाइड्स देखे सभी में जो है वो ट्राइबल अपराइजिंग्स को सप्रेस किया गया बाय यूजिंग मिलिट्री कहीं ना कहीं बहुत ही क्रूशियल थी। हमने ब्रिटिश पॉलिसीज़ के चैप्टर्स में इसके बारे में बात किया कि आर्मी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द सक्सेस ऑफ ब्रिटिश नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो अक्रॉस द वर्ल्ड।
वो रिक्रूट करते थे हिंदुस्तानियों को, लेकिन पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पर सिर्फ यूरोपियंस को जगह देते थे या फिर रिक्रूट करते थे। तो बहुत ही एक फियर्स डिप्लोमेट्स हुआ करते थे ब्रिटिशर्स। तो कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस उनकी काम आती थी कि वो हिंदुस्तानियों के खिलाफ हिंदुस्तानियों से ही काम करवाते थे। When martial law was suspended and the movements was brutally ended by troops loyal to British, तो देखिए कितनी बाधा या फिर दुखजनक बात है कि जब मार्शल लॉ सस्पेंड किया गया था, वो मूवमेंट को जो है वो ब्रिटिश के ट्रूप्स जो लॉयल थे, यानी कि ज़्यादातर हिंदुस्तानी ही थे उसमें, तो उन्होंने ब्रूटली इसे ख़त्म कर दिया ब्रिटिशों के हुक्म पर। द रेबेलियन वॉज लेड बाई 4 मुर्मू ब्रदर्स, सिद्धू, कान्हू, चांद एंड भैरव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स में भी ये सवाल पूछा गया था। सिद्धू और कान्हू दे बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग रेबेलियन, तो संताल रेबेलियन है। तो ये मुर्मू ब्रदर्स यानी कि 4 जो थे वो भाई थे जिन्होंने इस रेबेलियन को लीड किया। It was a revolt against the oppression of colonial rule propagated through a distorted revenue system। हमने जो बात की कि किस तरीके से 50 to 60% जो थे वो टैक्सेस वसूल करते थे, या फिर 3 खटाई सिस्टम से जो थे वो पेजेंट्स पर एक ब्रूटल रूल दबदबा अपना ब्रिटिश जमा करते थे। तो डिस्टॉर्टेड रेवेन्यू सिस्टम एक था। एनफोर्स बाय द लोकल ज़मींदारी, तो संताल रेबेलियन तो खुद ओपनली कह रहा है कि हम तो खिलाफ हैं 2 चीज़ों के, ब्रिटिश और ज़मींदारियों के। हालांकि ज़मींदारी प्रीडोमिनेटली इंडियंस ही हुआ करते थे। द पुलिस, हमने ब्रिटिश पॉलिसीज में देखा कि आर्मी, सिविल सर्विसेज एंड पुलिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द सक्सेस ऑफ ब्रिटिश। तो कहीं ना कहीं पुलिस के खिलाफ भी जो था ये संताल रेबेलियन था। एंड द कोर्ट्स ऑफ लीगल सिस्टम सेटअप बाय ब्रिटिश, यानी कि ये पूरा एक ड्रामा जो था वो ब्रिटिशों के द्वारा सेट किया गया था। तो इसी ब्रिटिश राज के खिलाफ जो था आवाज़ उठाने वाला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइबल अपराइजिंग था संताल अपराइजिंग। तो आइए आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो रेबेलियन यानी कि सबसे इन्फ्लुएंशियल रेबेलियन मुंडा रेबेलियन, इसके बारे में बात करते हैं। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये श्री बिरसा मुंडा जी की पिक्चर है। आइए देखते हैं कि मुंडा रेबेलियन था किसके बारे में। दिस रेबेलियन वॉज लेड बाय बिरसा मुंडा इन साउथ ऑफ रांची इन ईयर 1899। तो कहीं ना कहीं ये भी झारखंड का ही एरिया है। तो पिक्चर देख सकते हैं, ये बिरसा मुंडा है जिन्होंने लीड किया था इस मुंडा रेबेलियन को। ही एम्ड टू एस्टैब्लिश मुंडा राज एंड इंडिपेंडेंस। तो इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो थी वो स्ट्रगल किया एक मुंडा राज बनाने के लिए, यानी कि अपने ट्राइबल्स का एक स्वराज्य बनाने के लिए। तो देखिए स्वराज का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं ट्राइबल्स में भी पैदा हो रहा है वे बैक इन 1898। हालांकि स्वराज का सबसे पहला जो स्लोगन दिया गया था वो बाला गंगाधर तिलक ने दिया था ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो देखिए बिरसा मुंडा जी ने 1899 में ही इस कहीं ना कहीं स्वराज का कॉन्सेप्ट दे दिया था। Traditionally, the Mundas enjoyed a preferential rent rate known as कुंतकट्टीदार, which meant the original clearer of the forest। तो भाई वहाँ से ज़मींदार या जागीरदार या फिर जो नवाब झारखंड रांची के उस एरिया के होते थे, इन्होंने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया हुआ था कि मुंडास वर द ओरिजिनल क्लियरर्स ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स है। फॉरेस्ट पर सोल राइट्स अगर किसी के है तो वो इन्हीं ट्राइबल्स के हैं, मुंडा ट्राइबल्स के हैं। However, in course of time, the Mundas realized that this system of Kunkatidar is being courted by the Jagirdars and Tikdars who came as money lenders and traders। तो आहिस्ता आहिस्ता से उन्हें पता चला कि बस महज नाम के तौर पर जो है वो हमें फॉरेस्ट के राइट्स दे रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हमें बेवकूफ़ बनाकर हमारे इनोसेंस का गलत फ़ायदा उठाने वाले जागीरदार्स और मनी लेंडर जो थे वो हैं असली फॉरेस्ट राइट्स के हकदार, यानी कि इनडायरेक्टली वो जो है हम पर अपना दबदबा चला रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग से किसी अवेकनिंग से कम नहीं था इन ट्राइबल्स के लिए। There were 2 reasons for the revitalization of the movement. One was agrarian discontent and other was advent of Christianity। देखिए one of the most important point, हमने पिछले जितने भी ट्राइबल मूवमेंट्स देखे कहीं ना कहीं रिलीजन वाज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। देखिए ट्राइबल्स का जो है वो स्पेसिफिक गॉड या फिर रिलीजन नहीं होता, वो नेचर को ही अपना गॉड मानते हैं, नेचर की वो वर्शिप करते हैं। लेकिन क्रिश्चियन मिशनरीज़ के आ जाने से कहीं ना कहीं एक क्रिश्चियन टच जो है वो लगने लगा। तो कहीं ना कहीं ट्राइबल्स को लगने लगा कि ब्रिटिश जो है उनके रिलीजन, उनके ट्रेडिशन और उनके कल्चर के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्योंकि वो कन्वर्ट किया करते थे ट्राइबल्स को, या तो उन्हें किसी तरीके का एक बहुत ही करप्टेड वे में या फिर उन्हें ब्लैकमेल भी करके जो है वो कन्वर्ट किया करते थे। तो उन ट्राइबल अपराइजिंग्स में सबसे अहम चीज़ यही थी कि वो क्रिश्चियनिटी या फिर क्रिश्चियन मिशनरीज जो उस वक्त ट्राइबल्स को कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे उनके खिलाफ भी लड़ रहे थे, यानी कि रिलीजन वाज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न। अग्रेरियन डिसकंटेंट, बिल्कुल एग्रीकल्चर का डिसकंटेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था इसमें।
The movement aimed to reconstruct the tribal society from disintegration, which was starting in its phase due to the stress and strains of colonial rule. तो अभी हमने जो देखा बिरसा मुंडा जी की फ़ोटो, तो उन्हें लगता था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो दिक्कुस थे, यानी कि फॉरेनर्स थे. देखिए, द ब्रिटिश वर टर्म्ड एज दिक्कुस, फॉरेनर्स, एंड दे ऑल यानी कि मुंडा ट्राइब्स स्ट्राइव्ड फॉर मुंडा राज. तो बिरसा मुंडा जी को लगता था कि वो एक प्रॉफिट थे जो भेजे गए थे मुंडा राज लाने के लिए, यानी कि दिक्कुस को वहाँ से मार भगाने के लिए, यानी कि ब्रिटिश को या फिर कॉलोनियल रूल को उनके एरिया से भगाने के लिए, और लिटरली एक नई ट्राइबल सोसाइटी बनाने के लिए जो कि फॉरेन रिलीजन और फॉरेन ट्रेडिशन से दूर, यानी कि क्रिश्चियनिटी या फिर किसी और रिलीजन का उसमें इन्फ्लुएंस ना हो, फिर से जो है नेचर का वर्शिप होना शुरू करे, और फिर से वो एक फ्री लाइफ, जिस तरीके से वो पहले फॉरेस्ट राइट्स उनके हाथ में थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स बनकर वो जीते थे, उस तरीके से एक फ्री मुंडा राज वो बना सके. तो ये थे चंद इंपॉर्टेंट ट्राइबल अपराइजिंग्स इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट और इन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिनके बारे में आपको जानना था. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. Thank you for watching my video.